अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। एंड प्लीज डू कंफर्म कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको, और साथ साथ स्क्रीन भी शो हो रही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच उर्वा। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है इंग्लिश का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 10 मार्क्स का था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको रीड थ्योरी पे अकाउंट बनाने और साथ साथ प्रैक्टिस करने का भी कहा हुआ था। आई एम श्योर कि आप लोग डेली 5 से 10 पैसेजेस जो होंगे वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है वोकेबलरी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो आपकी आउटलाइन है वहां पे ये दो टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं। वोकेबलरी सिनोनिम्स अलग से है, वोकेबलरी एंटोनिम अलग से है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को एक ही लेक्चर में यानी आज कंप्लीट कर लें, ताकि बाकी जो टॉपिक्स हो उनको टाइम दे सके हम इसमें से भी एक वाला, क्योंकि इन दोनों की जो जितनी भी टेक्निक्स हैं या ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। सो वोकेबलरी के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लें। डिफरेंट बुक्स जो हो इंग्लिश में, नॉवेल्स हो या फिर एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स में जो एडिटोरियल्स आते हैं, वो आप रीडिंग करना स्टार्ट कर लें। और उसमें से वोकेब जो जो आपको नहीं पता वो नोट करते जाएं। डेली कम से कम 10 वर्ड लिखें। टेस्ट तक आपका अच्छा खासा जो है जखीरा हो जाएगा वोकेबलरी का, ठीक है। और वोकेबलरी जो सिनोनिम एंड एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट आपको आईबीए के टेस्ट में आएगा, वो अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो फिर वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग निकालना उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है जिनकी वोकेबलरी अच्छी होती है। जिन्होंने बिल्कुल भी इंग्लिश को टाइम नहीं दिया होता, जिनकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा वीक होती है या कम होती है, तो फिर उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में ही नहीं आता। तो अगर आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ जाए और एक दो वर्ड की मीनिंग ना भी आए तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल क्लू के तहत कहते हैं कि इसका हम आंसर कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप अच्छे तरीके से इसको समझिएगा एंड अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली, न्यू वर्ड्स 10 जो है डेली, वो आप कॉपी पे नोट भी कर लिया करें और उनको याद भी कर लिया करें और उनको फिर यूज भी कर लिया करें, क्योंकि जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको चीजें माइंड में रहेंगी। ठीक हो गया? तो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा ये सिंपल डिटेल लेक्चर है क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर लिया है, सिनोनिम एंड एंटोनिम को, ठीक है। सो ट्रैकिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम क्वेश्चंस, ये आपके वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आर यू कैन से कॉर्नरस्टोन ऑफ मेनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइक सेट, जीआरई, एसएससी, ईटीसी। बहुत डिफरेंट जो इवन के इंटरनेशनल और नेशनल टेस्ट होती है, उनमें आपका ये कॉर्नरस्टोन के तौर पर ये क्वेश्चन जो है अज्यूम किया जाता है, जिसमें 5 to 10 मार्क्स होती है, तकरीबन 5 सिनोनिम की, 5 एंटोनिम की, ठीक है। And are designed to gauge the depth of your word knowledge. Mastering them requires a blend of strong vocabulary base and smart test taking strategies. तो सिंपल आपके पास स्ट्रांग vocabulary होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें कई बार आपके पास टोकन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे वर्ड और मीनिंग या सिनोनिम पूछा जाए या डायरेक्ट एंटोनिम पूछा जाए, जो डिक्शनरी वाली मीनिंग, तो वो तो काफी सारे लोग नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास बिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं और आपको सारे याद नहीं होते। तो आप इनको हम टोकन क्वेश्चंस कहते हैं अगर डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग पूछी जाए तो। इसीलिए टेस्ट में मोस्टली किया जाता है कि आपसे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है वो पूछी जाती है, उसको फिर भी आंसर करना आसान होता है बिनिस्बत डायरेक्ट जो आपको कोई वर्ड दे के उसकी मीनिंग पूछी जाए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। सिनोनिम अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज, लाइक हैप्पी एंड जॉयफुल। तो ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है आपके पास जो एग्जैक्टली फर्स्ट ये आपका डिक्शनरी मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली वही वर्ड हो, उसकी मीनिंग वही हो, ठीक है। या फिर नियरली, या फिर उसके करीब करीब हो, एज द सेम एज एन अदर वर्ड, उस वर्ड जो आपको वर्ड गिवन हो उसके साथ ही सेम सेम हो, नियरली हो, क्लोज हो, सेम लैंग्वेज में, ठीक है। लाइक आपके पास एग्जांपल है हैप्पी एंड जॉयफुल, दो वर्ड्स है सिनोनिम, दोनों का मतलब जो है सेम सेम हैप्पी ही आएगा, ठीक है। एंटोनिम अ वर्ड दैट मींस द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, हैप्पी एंड सैड। एंटोनिम हम यानी सिनोनिम यानी यू कैन से सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स होते हैं आपके पास, सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड्स। द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस क्या होती है? यू कैन रिलाई ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ अ डिक्शनरी, हियर्स अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी। तो सिंपल आपको, जैसे मैंने कहा, डिक्शनरी पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी डिक्शनरी याद करने पे बैठ जाएंगे
तो हो सकता है आप डिक्शनरी तो याद कर ले, लेकिन आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी वो, इसीलिए ये टेस्ट के हवाले से अच्छी टेक्निक नहीं होगी कि आप जितना ज्यादा टाइम सिर्फ 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को दे, ठीक है। बिकॉज 90 मार्क्स आपकी फिर रह जाएगी पीछे। सो रीड द स्टेम वर्ड केयरफुली, जो वर्ड आपको दिया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड। इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर अ सिनोनिम और एन एंटोनिम, ये बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। काफी सारे बच्चे टेस्ट में ये गलती करके आते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम, जल्दी जल्दी में किसी वर्ड का सिनोनिम आ गया, किसी वर्ड का सिनोनिम आ गया, तो वो क्या करते हैं, नीचे ढूंढ रहे होते हैं, जब सिनोनिम उनको नजर आ गया और वो एंटोनिम पूछ रहा होता है, वो सिनोनिम को टिक कर लेते हैं। कभी एंटोनिम पूछ रहा होता है सिनोनिम, और सिनोनिम पूछ रहा होता है तो एंटोनिम को टिक कर लेते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सिनोनिम या एंटोनिम। दिस माइट सीम ऑब्वियस बट अंडर प्रेशर इट्स अ कॉमन मिस्टेक। ये नॉर्मल लग रहा है कि हाँ सर सिनोनिम होगा तो सिनोनिम ही करेंगे, एंटोनिम होगा तो एंटोनिम ही करेंगे, ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब सबको ये अंडरस्टैंडिंग की बात है सबकी, लेकिन अंडर प्रेशर क्या होता है, इट्स अ कॉमन मिस्टेक टू पिक अ सिनोनिम व्हेन एन एंटोनिम इज आस्क्ड। तो कॉमन मिस्टेक होती है अंडर प्रेशर, आप एंटोनिम जब पूछा जा रहा होता है आप सिनोनिम को चूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। तो ये आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना है इस चीज का। उसके बाद है डिफाइन द स्टेम वर्ड इन योर ओन वर्ड्स या फिर ओन लैंग्वेज। जो आपके पास वर्ड पूछा गया है उसको आप अपनी जुबान में, अपने वर्ड्स में जो है पहले डिफाइन करें। बिफोर यू इवन लुक एट द ऑप्शंस, ट्राई टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इफ यू नो इट इमीडिएटली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको वर्ड जो गिवन है ना, उसकी मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इजीली ऑप्शन में उसका मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इफ यू नो द वर्ड मेंटली डिफाइन इट। अगर आपको वर्ड का पता है तो जहनी जहन में उसको डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेनवोलेंट थिंक काइंड और जनरस, ठीक है। इफ यू आर अनश्योर ऑफ द वर्ड, अगर आप अनश्योर है वर्ड के बारे में, डोंट पैनिक। पैनिक ना हो जाए, मतलब परेशान ना हो जाए, टेंशन ना, बस सर पे हाथ रख के ना बैठ जाए। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ। आपके वर्ड जो है उसके कॉन्टेक्स्ट क्लूज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। ब्रेक इट डाउन, लुक फॉर फेमिलियर रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। उस वर्ड को ब्रेक डाउन करें, और उसके रूट्स जो होते हैं, जैसे रूट लेटर होते हैं ना, कुछ वर्ड्स जो हमारे पास रूट लेटर्स होते हैं जिनसे पूरे वर्ड जो है आपके बड़े बड़े वर्ड्स ड्राइव किए होते हैं, तो आप रूट लेटर्स की तरफ देखें, प्रीफिक्सेस देखें एंड सफिक्सेस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा ब्रेक डाउन करने के बाद। एग्जांपल है आपके पास मेलवोलेंट। यू माइट नो मेल मीन्स बेड, मेल प्रैक्टिस मेल फंक्शन, आपने सुना होगा कंप्यूटर में मेल फंक्शन आ जाता है। सो मेलवोलेंट लाइकली मीन्स विशिंग बेड अपॉन अदर्स, विच इज द अपोजिट ऑफ बेनवोलेंट, ठीक है। तो बेनवोलेंट को आपने ब्रेकआउट किया मेल एंड बेनवोलेंट में। मेल का आपको पता था बेड होता है, मेल प्रैक्टिस मेल फंक्शन, और बेनवोलेंट का कंप्लीटली आपने मतलब निकाल लिया, देन लाइक मीन विशिंग बेड अपॉन अदर्स, ठीक है। तो ये बेनवोलेंट का अपोजिट था। थिंक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हैव यू सीन दिस वर्ड इन अ बुक आर्टिकल और मूवी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बुक्स वगैरह पढ़ें और नॉवेल्स वगैरह पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, क्योंकि आपने जो वर्ड्स देखे होते हैं वहां पे फिर आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। हाँ मैंने फला आर्टिकल में पढ़ा था, लेट सपोज ईरान के हवाले से कोई आर्टिकल लिखा हुआ था या अमेरिका के हवाले से लिखा हुआ था, वहां पे ये वर्ड उनका लिखा हुआ था और वो उनका बेड इंटेंशंस को अमेरिकन को शो कर रहा था। सो ट्राई टू रिकॉल द सेंटेंस, वो सेंटेंस रिकॉल करेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये कॉन्टेक्सचुअल क्लूज में से आपका आता है, ठीक है। देन एनालाइज द आंसर चॉइसेस, गो थ्रू ईच ऑप्शन वन बाय वन। हर एक ऑप्शन को वन बाय वन चेक करें। फॉर ईच वन आस्क योरसेल्फ, इज दिस वर्ड सिमिलर टू फॉर सिनोनिम और अपोजिट टू फॉर एंटोनिम। माय डेफिनेशन ऑफ द स्टेम वर्ड, मतलब जो वर्ड गिवन है उसके हिसाब से ये सिनोनिम या एंटोनिम हो सकता है उसका। खुद से पूछे, सवाल करें वर्ड ऑप्शंस चेक करते हुए। The process of elimination, step number 4 is very much good. Your best friend, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को योर बेस्ट फ्रेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्किल फॉर वोकेबलरी क्वेश्चन। ये बहुत क्रिटिकल स्किल है वोकेबलरी क्वेश्चंस के लिए। एलिमिनेट क्लियरली रॉन्ग आंसर्स। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ था कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लियरली रॉन्ग होते हैं, आप उनको एलिमिनेट करते जाए। इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, यू कैन ऑफन स्पॉट वर्ड्स दैट आर कंप्लीटली अनरिलेटेड और हैव डिफरेंट टोन।
आपको वर्ड्स का पता भी नहीं होता, फिर भी आपको देख के पता चल जाता है, आप स्पॉट कर लेते हैं उन वर्ड्स को कि ये कंप्लीटली अनरिलेटेड है या डिफरेंट टोन है इनका। पॉजिटिव वर्ड इज अनलाइकली टू बी अ सिनोनिम फॉर अ नेगेटिव वन। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव वर्ड्स आपके जो है सिनोनिम के बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप उनको छोड़ देंगे। Beware of trap answers. Test makers often include words that sound similar but mean something different. ये आपके पास ट्रैप होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक प्रोस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आपकी बिल्कुल सेम हो सकती है, वर्ड्स सेम लग रहे हैं, लेकिन वर्ड्स दैट आर vaguely related but not synonyms. Hot and spicy are related but not perfect synonyms. Words that are antonyms for the questions, especially in synonym questions. ठीक है। तो डिफरेंट ऐसी चीजें होती हैं सिनोनिम और एंटोनिम में, आपके पास सिमिलर सिमिलर वर्ड्स जो लग रहे होते हैं, आपको लग रहा हो कि ये सेम है लेकिन वो सेम नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। कंसिडर कॉनोटेशन एंड डिग्री, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, कॉनोटेशन एंड डिग्री को नोट डाउन करना। कॉनोटेशन द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन ऑफ अ वर्ड like thrifty positive and stingy negative are related but not good synonyms because of their different connotations की वजह से इन दोनों वर्ड्स को आप सिनोनिम ऑप्शन में चूज नहीं कर सकते। पॉजिटिव इज समथिंग पॉजिटिव एंड स्टिंगी नेगेटिव। ठीक है। डिग्री द इंटेंसिटी ऑफ वर्ड। हैप्पी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिनोनिम ऑफ इकेस्टिक। ठीक है। इकेस्टिक और स्केस्टिक जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें मींस ओवरवेलमिंग हैप्पी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, और हैप्पी मतलब जस्ट खुशी। तो आप इन दोनों को स्ट्रॉन्ग सिनोनिम के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते एक दूसरे का। मेक यूर सिलेक्शन, स्टेप नंबर 6। वंस यू हैव नैरोड इट डाउन, यानी एलिमिनेट वगैरह कर लिया, सारी चीजें आपने कर ली, टेक्निक यूज कर ली, सो नाउ नैरो इट डाउन, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। इफ यू आर स्टक बिटवीन टू, गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। क्योंकि आपने देखा कि दो एलिमेंट जो थे वो बिल्कुल गलत थे, बाकी दो जो है आपको सही लग रहे हैं, तो जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो, जो आपका मतलब हम आसान वर्णों में गए दिल से गवाही ले, जो आपका दिल कहे दोनों अगर सही लग रहे हैं, तो जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो, जो दिल जिसके बारे में आपका मुतमईन हो, उसके साथ चले जाएं, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें उस चीज पे। सिंपल। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर और अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन क्वेश्चन। सिनोनिम फॉर जलोच क्या होगा आपका? क्विज शुरू, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा टेक्निक्स, तो जितने हैं 6 स्टेप्स आपको बता दिए। अब यूर टर्न। जहां से बी यानी फेनेटिक, तस्वीर न की ए यानी क्रिटिक, हाई का बतूल ए, वीवो वायो 3, बी फर्स्ट वन सी। महबूब अली को करे सवेरा बी। अब जेलर्ट का मतलब आपको पता है क्या है? सबसे पहले जेलर्ट का मतलब उर्दू में क्या होगा? उर्दू में हम इसको कहते हैं, महबूब अली खोखर को पता ही नहीं है और उसने ऑप्शन भी बता दिया था। जिलोट गैरतमंद को कहते हैं हम। ठीक है। तो अब देखें कौन सा हो सकता है गैरतमंद, हम ना डायरेक्ट, अब इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा? और दूसरा वर्ड एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का एंटोनिम क्या होगा? एक सिनोनिम है, एक एंटोनिम। दूसरे का एंटोनिम क्या होगा प्रोफ्यूज का? टू का डी यानी रिलेक्टेंट। हाय का बतूल जहां बी यानी स्कार्स, तस्वीर न किसी यानी जनरस। मतलब सारे तुक्के आ रहे हैं। ऑल राइट, सी हियर। First one, fanatic. B is very much correct. A zealot is a person who is fanatically and uncompromisingly devoted to a cause or belief. गैरतमंद जैसे मैंने कहा था, almost same meaning आ रही है यहाँ पे भी। A fanatic is a perfect synonym of critique and rival.
आर अनरिलेटेड, ठीक है। एंड अ लीडर मे और मे नॉट बी एज जेलट, लीडर लाजमी नहीं है आपके पास गैरतमंद हो, कुछ बेगैरत लीडर भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान में आपको मेजोरिटी मिलेगी, तो लाजमी नहीं है कि आपका लीडर जो हो जिलत हो, मे और मे नॉट बी, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स बेगैरत हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई गैरत नहीं होती, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज स्कार्स, ये बी आई गेस किसी ने बताया था, तो बिल्कुल ठीक था उसका एक्सप्लेनेशन। प्रोफ्यूज मींस abundant और given in a large amounts, बहुत ज्यादा मिकदार में कोई चीज देना। therefore its antonym is scarce, which means insufficient or in short supply. abundant is a synonym in generous, and reluctant are not direct opposites। ठीक हो गया। वेल डन जाजेब, आपके दोनों ठीक गए दो। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम फॉर एफमेरल, यानी इटर्नल, टेम्पररी, फ्रेजाइल और परमानेंट, एंड एंटोनिम ऑफ लेथार्जिक, यानी स्लगिश, एनर्जेटिक, लेजी और कॉम। दोनों का आंसर बता दीजिएगा, लेट्स सी। एफमेरल एंड लेथार्जिक, एक का सिनोनिम एक का एंटोनिम। इतना लेट क्यों? गूगल नहीं करना भाई, डायरेक्ट बताना है। फर्स्ट का सी यानी फ्रेजाइल, एंड नवीद अहमद 3 का ए यानी इटर्नल, यानी दोनों अलग अलग बता रहे। जहांजेब 2 का सी यानी एनर्जेटिक, अलीजा दोनों में बी यानी टेम्पररी एंड एनर्जेटिक। ओके लेट्स मूव। दोनों में भी वेल डन अलीजा। टेम्पररी explanation, ephemeral means lasting for a very short time, and temporary is the closest synonym. Eternal and permanent are direct antonyms, eternal और permanent direct antonyms हैं। Fragile means easily broken, which is related but not the same as short lived। और चौथे का एनर्जेटिक एक्सप्लेनेशन, लिथार्जिक मींस स्लगिश एंड लैकिंग एनर्जी, इट्स डायरेक्ट एंटोनिम इज एनर्जेटिक, ठीक है। एनर्जेटिक यानी लिथार्जिक का मतलब है स्लगिश और लैकिंग एनर्जी, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एनर्जेटिक। स्लगिश एंड लेजी आर सिनोनिम फॉर लिथार्जिक। काम refers to state of peace, not a lack of energy. Calm is something different. A synonym of voracus, truthful, rapid, ravenous or worried, and antonym of audacious or audacious, bold, timid, loud or silent। वन का सी यानी रेवनस, फोर्थ का सी उजैर अहमद यानी साइलेंट, फिफ्थ का सी यानी रेवनस, तस्वीर नकी फिफ्थ का सी, अलीजा सी एंड बी यानी रेवनस एंड टिम्ड। सी एंड बी आर वेरी मच करेक्ट, वेल डन अलीजा। अलीजा आपकी या तो बुक रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर आपकी कॉन्टेक्सचुअल क्लूज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। Voracious means wanting or consuming great quantities of something, especially food. Ravenous means extremely hungry, making it a strong synonym. The other options do not relate to this intense desire. इतनी सख्त डिजायर के रिलेट नहीं करते दोनों ऑप्शंस, बाकी जो अदर ऑप्शंस है। And timid explanation, audacious means showing a willingness to take bold risk. Its antonym is timid, which means showing a lack of courage or confidence, तो जो हमारे काफी सारे स्टूडेंट लैक करते हैं कॉन्फिडेंस में। बोल्ड इज अ सिनोनिम लाउड एंड साइलेंट और अनरिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्डनेस, ठीक हो गया। सिनोनिम ऑफ मैग्निमियस और मैग्नानिमियस, ठीक है। मैग्नानिमियस का सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम ऑफ वेनरेट? 7 का क्या होगा? लार्ज, जनरस, ग्रीडी, मैग्निफाइड। और 8 का रेस्पेक्ट, डिस्पाइस, वर्शिप और एज। जहां से बी
किसका बी है ये भी नहीं पता, जाने बाबा, आपका मैं बी का दूसरे का कंसिडर कर रहा हूँ। तस्वीर की बी एंड सी यानी जनरस एंड वर्शिप। लेट्स वेट फॉर मिस अलीजा। आई एम एक्सपेक्टिंग शी विल गेट 10 आउट ऑफ 10। वीवो बी एंड सी, हाइका बतूल भी बी एंड सी, महबूब अली खोखर बोथ भी। वेयर इज अलीजे? अलीजा बी एंड सी यानी जनरस एंड वर्शिप। जी जी जेबा। जेबा आप अपने नाम से ज्वाइन किया करें बेटा, दिल्ली में भूल जाता हूँ। सो बी एंड बी, अलीजा वेंट रॉन्ग दिस टाइम। एक और बच्चा था जिसने बोथ बी बताया था। अलीजा, आपकी एक मार्क कम हो गई। Magnanimous means very generous for or forgiving, especially toward a rival or someone less powerful. While large might be confused due to the root magni, yani great, the correct synonym is generous. ग्रेडी इज एन एंटोनिम, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे लार्ज की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गए हूँ, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज। एंड आंसर बी डिस्पाइज। तो वेनरेट मीन्स टू regard with great respect or reverence. Its direct antonym is despise, which means to feel contempt or a deep repulsion for. Respect and worship are synonyms. तो आपसे एंटोनिम ऑफ वेनरेट पूछा जा रहा था, आपने सिनोनिम बता दिया था वर्शिप। काफी बच्चे देखे, मैंने कहा था पैनिक हो जाते हैं और यही गलती कर जाते हैं टेस्ट में भी। लास्ट टू क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ इनोक्यूअस एंड एंटोनिम ऑफ ल्यूसिड। लेट्स सी। राहीन अरशद, नाइन का सी यानी इनोसेंट। तस्वीर नकी डी एंड सी यानी गिल्टी एंड कंफ्यूज। जहाजेब ए एंड बी यानी डेंजरस एंड शाइनी। सज्जाद साजिद अली, सी एंड बी। हाइका बतूल, डी एंड बी। जीबा, सी एंड बी। मेहदी रजा, टी एंड सी। महबूब अली खोखर बोथ ए यानी डेंजरस एंड क्लियर। ओके, लेट्स हैव an answer. B and C are very much correct. Innocuous means not harmful or offensive. The best synonym here is harmless. Dangerous is an antonym. Innocent, not guilty, is related in spirit but not a direct synonym, as it's more often used in a legal or moral context. And C, confusing explanation. Lucid means expressed clearly and easy to understand. Its antonym is confusing, clear, and translation, allowing light to pass through are synonyms. ठीक है, shiny is unrelated. तो ये आपका सिनोनिम एंड एंटोनिम का लेक्चर था। इसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको कितने बैठ के यहाँ पे डेली याद करवाऊं, ये मुश्किल होगा। इसीलिए आपको ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको सजेशन दे दी स्टार्टिंग में ही कि आप अपनी बुक रीडिंग स्ट्रांग करें, नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ें। डेली मिनिमम कम से कम 10 वर्ड्स जो है वो मेमोराइज करें, कॉपी पे लिख लें और देन यूज करें उनको। ठीक है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप इस पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं वोकेबलरी शेयर करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ शेयर करूंगा, आप सिर्फ पढ़ोगे तो उसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो वोकेबलरी आप खुद नोट डाउन करेंगे, देन मेमोराइज करेंगे, देन यूज करेंगे, वो अच्छी होगी आपके लिए। और क्योंकि मैं सिर्फ आपको वर्ड और मीनिंग और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भेज सकता हूँ, लेकिन जो वोकेबलरी आप खुद बुक रीडिंग से पढ़ेंगे, फिर खुद नोट करेंगे, तो आपको वो चीजें जहन में होंगी, क्लूज जहन में होंगे कि हाँ हमने ये चीज वहां पे पढ़ी थी, वहां पे इस तरह से सेंटेंस यूज हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आप लोगों ने खुद पढ़ना है, खुद बुक्स पे जो है अंडरलाइन करते जाएं, मीनिंग्स लिखते जाएं और सेंटेंसेस यूज करते जाएं।
ठीक है। अदरवाइज मैं आपको कहीं से भी उठा के 10,000 15,000 वर्ड भेज दूंगा, मुझे पता है आप लोगों ने वैसे भी वो नहीं पढ़ने। ठीक है। तो इसीलिए खुद 10 10 15 15 वर्ड 10 10 वर्ड डेली लिखेंगे तो भी आपके पास 1,000 1,500 एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे। और वही यूजुअली यूज हो रहे होते हैं। और हर वर्ड की एक और सजेशन, कि जो भी वर्ड लिखा करें उसका अगर सिनोनिम और एंटोनिम भी लिखते हैं तो आपके पास 10 वर्ड्स सिनोनिम 10 एंटोनिम 10 30 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। सो ये भी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप 30 वर्ड आपके इस तरह से डेली हो जाएंगे, महीने में 900 वर्ड्स हो जाएंगे। और 2.5 महीनों में आपके पास कोई 2500 से ज्यादा के 2500 के करीब या एटलीस्ट 2200 2300 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। बल्कि 3 महीने है ऑलमोस्ट अभी, तो 3 महीने में आपके पास 2700 के करीब वर्ड्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा है, इनफ है आपकी इंग्लिश के लिए। ठीक है। साजिद अली, यू आर नॉट सपोज टू कमेंट ऑन एनीवन। ठीक है। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एंड इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम और इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।